नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। क्या आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है। मतलब यहाँ पूछा गया है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से अधिक एप्लीकेशन को चला सकता है, वो ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन हम जो है एलिमिनेट मेथड से जो है ऑप्शन को हल करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बूटिंग, और बूटिंग का मतलब क्या होता है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बूटिंग। और बूटिंग जो होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यानी कि कंप्यूटर की स्टार्ट बटन दबाए और वहाँ से लेकर जब हम कंप्यूटर का डेस्कटॉप देखते हैं, डेस्कटॉप का मतलब मेन स्क्रीन, तो स्टार्ट बटन दबाने से लेकर डेस्कटॉप दिखने तक की जो प्रोसेस होती है उसी हम क्या बोलते हैं बूटिंग। तो ये तो ऑप्शन में नहीं रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। उसके बाद होती है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है, तो किसके लिए जुड़ता है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, यानी कि सूचना की शेयरिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए। तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा। थ्रेसिंग एक कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं, थ्रेसिंग मतलब होता है पीसना। जैसे आपने थ्रेसर सुने होते हो ना, थ्रेसर आपने सुने हैं, तो जो अनाज होता है उसके लिए यूज़ होती है थ्रेसर। हालांकि आजकल हार्वेस्टर आ गया है तो वो थ्रेसिंग का काम खुद ब खुद कर लेते हैं। अब बचा क्या, बहुकार्यन यानी मल्टीटास्किंग। तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अगर हमको ये समझ में भी नहीं आता तो हमारा राइट आंसर ये निकल कर आता मल्टीटास्किंग। तो ये आपका हो गया ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है। चलिए हम जो है कुछ जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा, कंप्यूटर आपने देखा तभी आप जो है इसमें एग्जाम भी देते हैं और आपने कंप्यूटर में काम भी किया है। तो कंप्यूटर का मतलब क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट मतलब जो है इनपुट आउट प्रोसेस और आउटपुट के आधार पर काम करती है। तो इन काम के लिए उसको कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में उन सभी चीज़ों को ले लिया जाता है, जैसे कि हार्डवेयर में आप देखिए ये सीपीयू कैबिनेट है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में जाती है। इसके बाद भी हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर, ये सब चीज़ें आपको हार्डवेयर में देखने। फिर होता है सॉफ्टवेयर। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? 3। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि कंप्यूटर को आधारभूत रूप से चालू करके हमें जो है काम करने योग्य बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, आईओएस हो गया, ये सब क्या हो गए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोलेंगे जो कि हमको हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करने के लिए यहाँ पे आसान बनाते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलेंगे जो कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपको वेब ब्राउज़र मिलेगा जो कि हमको इंटरनेट सर्व करने में काम मदद करता है। तो ये सब क्या होगा, एप्लीकेशन। अब बचे यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कौन से सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेनेंस के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। तो ये तो हमने समझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तीसरी चीज़ होते हैं यूज़र। तो यूज़र मतलब हम जो ऑपरेट करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखे जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप हार्डवेयर है, हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ। जो यूज़र, सिंपल सी बात, हम यूज़र देखेंगे तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर बीच में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, जैसे कि हमने देखे दूसरे कैटेगरी में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम कुछ काम करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्डवेयर को बताएगा। उसके बाद जो है कुछ जो भी रिप्लाई आएगा वो फिर से इसी क्रम में जाकर यूज़र से, यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल रहा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट होता है, यानी कि प्रोग्राम के सेट को हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूज़र को कंप्यूटर के साथ जो है काम करने के लिए कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाता है, यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जो है लाइनेक्स आपको देखने को मिलेगा, लाइनेक्स के साथ साथ में विंडोज़ देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैक ओएस है, फ्री बीएसडी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल में आपको देखिए एंड्रॉयड देखने को मिलता है, ठीक है, आईओएस देखने को मिलता है। तो ये सब क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखें तो आपको बेस्ड ऑन यूज़र के अनुसार
हमको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलेंगे, काम करने के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन के अनुसार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरेशन के अनुसार। तो पहला देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र, इनको हम जानेंगे। फिर है कार्य के अनुसार, उपयोग के अनुसार, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कि इसको हम बोलेंगे CUI। और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं GUI। GUI आपने पढ़ा होगा बहुत बार। फिर होते हैं बेस्ड ऑन जनरेशन, बेस्ड प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं वो देखेंगे। टाइम शेयरिंग या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग जैसे कि हमने बोले थे एक से अधिक एप्लीकेशन एक बार में रन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए एक एक करके सबको ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको आसानी से बन जाए। तो आप आगे देखिए, आप सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही यूज़र को कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से अधिक यूज़र अकाउंट नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस आप देख सकते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब डिस्क डॉस का आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हालांकि मैं इसको कंप्लीट पढ़ा दूंगा, पहले से भी पढ़ाया हूँ, फिर और अच्छे से जो है एक और ट्यूटोरियल में कंप्लीट वाला लेकर आ जाऊँगा कमांड के सहित। फिर है विंडोज़ 95 जो आया था पुराने वर्जन, ये भी सिंगल यूज़र पर काम करते थे, इसलिए इन्हें बोला जाता था सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके चित्र में, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूज़र है। यूज़र जब इनपुट करेगा तो कीबोर्ड के माध्यम से देखिए यहाँ पर CPU में जाएगा और आउटपुट भी आएगा, यानी कि एक ही यूज़र यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसे बोलेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी में देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो जिसमें एक से अधिक यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं, एक से अधिक यूज़र बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम देखें लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, मॉडर्न जो विंडोज़ के वर्जन है वर्तमान में वो सब आपको देखने को मिलेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे आपको एक CPU दिख रहा है, इसमें देखिए यूज़र 1 2 3 4 5 5 यूज़र यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए एक से अधिक यूज़र मतलब मल्टी यूज़र। आगे देखिए कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें CUI, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉस में देखने को मिलेगा, जैसे डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आपको देखिए आप यहाँ माउस का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइकॉन या फिर ग्राफिक्स यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही। यहाँ सिर्फ आप किसका उपयोग कर सकते हैं, कमांड का। कमांड मतलब कैरेक्टर, जो कि कीबोर्ड का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं GUI, यानी कि ग्राफिकल, जो ग्राफिक्स के अनुसार काम करेगा, जैसे आइकॉन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, इनको हम माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसी इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। मीनूज होते हैं, आइकॉन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ये सब होते हैं आइकॉन के बेस्ड में, यानी कि ग्राफिक्स के बेस्ड में, इसलिए इसको बोला जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4 इन सबको कलेक्ट किया गया, एक ऑपरेटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऑपरेटर उसको बैच वाइज बनाकर जो है CPU को प्रदान करता है, इसलिए इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी वर्तमान में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता नहीं है, पर कभी कभी हम देखते हैं मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। देखिए समान, यानी कि एक सी जॉब के लिए सिंगल बैच बनाकर जो है इसको सेटअप कर दिया जाता है, काफ़ी कम मतलब जो है काफ़ी टाइम कम लगता है। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग जो टेक्निक है उसके प्रयोग से CPU को आइडियल टाइम भी कम मतलब काफ़ी कम हो गया है। और जो अब जो है ज़्यादा यूज़र बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, पर घाटे भी कुछ है, जैसे एक बार अगर इनपुट दे दिया जाता है तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होता, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद किसी जॉब की प्रोसेसिंग फेल हो जाने पर जॉब को अज्ञात समय तक, यानी कि उसको वेट करना पड़ता है। अब वेट कब तक करना पड़ता है ये भी कंफर्म नहीं होता। जब प्रोसेस इनपुट और आउटपुट या किसी दूसरे इवेंट के लिए इंतज़ार करना होता है तो उतने समय CPU आइडियल हो जाता है और जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूशन में अधिक समय लग जाता है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए CPU एक है, यूज़र इतने सारे आप देख सकते हैं आसपास। अब टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। इसके माध्यम से विभिन्न यूज़र एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़र के अकाउंट बना दिए जाते हैं और यूज़र को सॉफ्टवेयर उपयोग करने के हेतु जो है परमिशन भी दे दी जाती है, ठीक है।
तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए मल्टीटास्किंग, जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया है। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू भी एक है, तो एक्सेल भी हम चला पा रहे हैं, वर्ड भी हम चला पा रहे हैं, ब्राउज़र भी, हम म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, तो इन सभी काम को एक साथ कर पा रहा है, यानी कि मल्टीटास्क कर पा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, और इनमें किसी इवेंट को क्रियान्वित करने के लिए यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए पूर्व निर्धारित समय दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है रियल टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी कहा जाता है इसे। ये जो होते हैं प्राइमरी रूप से प्रोसेस कंट्रोल या टेलीकम्युनिकेशन से में जो है अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग जो साइंटिस्ट जो है अनुसंधान कार्य रिसर्च जो फंक्शंस होते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, औद्योगिक नियंत्रण रिस्पॉन्स सिस्टम, रोबोट, हवाई यातायात में, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें समय पूर्व निर्धारित किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम। बस इतना आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उन जगह पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम में लगे हुए हैं, और एक से अधिक प्रोसेसर इस्तेमाल करने के लिए तकनीक को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो देखिए मेन मेमोरी तो एक ही है, पर सीपीयू देखिए 1 2 3 4, 4 की जगह 8 भी हो सकते हैं, 10 भी, तो एक से अधिक पैरेलल रूप में लगे हैं, इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। आगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ड्रोन आपने देखे, ड्रोन, ठीक है, तो ड्रोन जो होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस में उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं रोम में ही उपस्थित रहते हैं। इनका उपयोग घरेलू उपयोग के लिए किया जा सकता है, माइक्रोवेव हो गया, ओवन, वॉशिंग मशीन, कार मैनेजमेंट सिस्टम या फिर ड्रोन, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल, इन सभी को हम बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं कई सारे प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और विभिन्न एप्लीकेशन इसमें चलाए जाते हैं। एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कई सारे यूज़र जो है इन्हें लूजली कपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि यूज़र बहुत सारे रिसोर्सेज उपयोग करने हेतु इसको मिल जाते हैं। अगर एक सिस्टम बिगड़ जाता है तो अन्य सिस्टम में वो कार्य कर सकता है, क्योंकि देखिए आप एक सीपीयू मेमोरी यहाँ दिख रही है, एक सीपीयू मेमोरी यहाँ दिख रही, यहाँ अलग, मान लो ये ख़राब हो जाता है तो अन्य में वो काम कर सकता है। तो नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके प्रकार क्या है, और उन प्रकारों को विस्तार से जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निम्न में से क्या है? तो मैंने बताया था सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर का प्रकार है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो एक्सेल तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ठीक है, तो ये हम छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। परंतु क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सेल क्या है? ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आपको ग्राफिक्स प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, स्प्रेडशीट देखने को मिलती है, प्रेजेंटेशन। तो अगर बात करें ग्राफिक्स प्रोग्राम की, तो इसके अंतर्गत आपको फोटोशॉप देखने को मिलता है, कोरल ड्रा देखने को मिलता है, फोटो पेंट, ये सभी जो है ग्राफिक्स प्रोग्राम है। तो एक्सेल ग्राफिक्स प्रोग्राम नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसर में आपको वर्ड पैड देखने को मिलता है या फिर MS वर्ड देखने को मिलता है, तो ये जो है वर्ड प्रोसेसर भी नहीं होगा। प्रेजेंटेशन में आपको पावर पॉइंट देखने को मिलता है। अब बचा क्या? स्प्रेडशीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि स्प्रेडशीट है क्या? तो स्प्रेडशीट एक प्रकार से डिजिटल मतलब एक प्रकार से डाटा को डिजिटल रूप में रखने के लिए एक सीट है, जिसका अंतर्गत हम जो है रो और कॉलम में डेटा को रख पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को रो और कॉलम में रखते हैं ताकि उसमें हम जो है कैलकुलेशन भी कर पाएँ। तो इस सीट को बोलते हैं स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट बनाने का काम किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आपको समझ में आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए लॉजिक ऑपरेशन करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? तो देखिए लॉजिक ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं सीपीयू की। तो देखिए यहाँ पे जो है रजिस्टर तो हो गया, मेमोरी, क्या हो गया? मेमोरी, जो कि सीपीयू के साथ इनबिल्ट होती है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट,
कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू का भाग जरूर है, परंतु ये सिर्फ सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। रैम भी एक प्रकार की क्या हो गई, मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं ये अपने पास स्टोर करके रखता है और एक एक करके सीयू के माध्यम से एएलयू को पहुंचाता है। अब बचा क्या, एएलयू। तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जितनी भी गणितीय और सांख्यिकी गणनाएं हैं वो करने का काम, यानी लॉजिकली जो गणनाएं होती है, मैथमेटिकल गणनाएं होती है, वो सब काम करता है एएलयू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एएलयू। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंतर्गत सीपीयू के अंतर्गत आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट देखने को मिलता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, एक एक करके कहाँ जाते हैं, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू में जाते हैं, और एएलयू इसको गणना करने के बाद फिर से यहाँ वापस भेज देता है, या तो इधर आउटपुट पहुँचा देता है और इधर ये जो है हमारा जो है एक प्रकार से क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हुआ, एएलयू। चलिए हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को। क्या देखते हैं, ये जो होता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कैसी है उसको दर्शाने के लिए ब्लॉक डायग्राम उपयोग किया जाता है, और ये काफ़ी काम का है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे होती इनपुट डिवाइस, ठीक है, इधर होती है आउटपुट डिवाइस, और बीच वाला जो भाग है उसे बोलते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगी सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम देख सकते हैं हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करता है। तो देखिए जब डेटा आपको एंटर करना है तो आपको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, और इनपुट में आपको माउस, कीबोर्ड या अन्य कोई डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इनपुट जो देते हैं हम, ह्यूमन देता है, तो इनपुट का जो डाटा हो गया ह्यूमन रीडेबल हो गया। ह्यूमन रीडेबल डाटा को मशीन में पहुंचाना है, तो इसके बीच में एक डिवाइस मतलब एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं इनकोडर। तो इनकोडर के माध्यम से ह्यूमन रीडेबल डाटा जो है उसको डिजिटल यानी कि 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है, और कहाँ पहुँचा दिया जाता है, मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी में चले गए सारे इंस्ट्रक्शन, तो उसको प्रोसेस करने की बात होती है। तो यहाँ देखिए कहाँ जाते हैं वो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, और प्रोसेस करने के दौरान कहाँ जाते हैं, फिर से मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी उसको प्रोसेस होने के पश्चात आउटपुट डिवाइस में पहुँचा देती है। परंतु ध्यान रखिए यहाँ बाइनरी डाटा है 0-1, और यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल, तो ह्यूमन रीडेबल को इनकोडर ने बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करा, प्रोसेसिंग भी बाइनरी डाटा में हुआ। परंतु दिखाने के लिए फिर से हमको ह्यूमन रीडेबल डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाइनरी को ह्यूमन में बदलने के लिए, ह्यूमन डेटा में बदलने के लिए डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, डिकोडर की। तो डिकोडर ने आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया किसको, 0-1 वाले डाटा को ह्यूमन रीडेबल में, जो कि इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मॉनिटर में या प्रिंटर में नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ लिए प्रोसेसिंग के पहले वो डाटा कहलाता है, और प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा, यहाँ जो भी काम हो रहा है, जैसे अगर हमको सेव करना है कोई चीज़, तो हम ये देखिए कंट्रोल करने का काम यहाँ से देखिए मेन मेमोरी से कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में इसको सेव कर देगा। ठीक है, तो ऊपर बॉस बैठा है देखिए कंट्रोल यूनिट, जो कि सीपीयू का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, और ये सभी चीज़ों को निगरानी यहाँ पे नियंत्रित करने का काम कर रहा है। इसका मतलब है इनपुट जाएगा यहाँ सीधे, फिर अगर आपको कैलकुलेशन करना तो यहाँ जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद मेन मेमोरी में, उसके बाद आउटपुट में चला जाएगा। उसके बाद इस डाटा को आपको सेव करना है तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी से डाटा निकालना है तो देखिए कंट्रोल यूनिट फिर निकाल कर यहाँ मेन मेमोरी के माध्यम से हमको स्क्रीन में दिखाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए डेट डैश जो दिख रहा है वो डेटा फ्लो का दिख रहा है। ठीक है, और जो देखिए ये कंट्रोल फ्लो है, ये जो क्या है, कंट्रोल फ्लो, मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। देखिए इनपुट से आउटपुट में कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट, ऑक्सिलरी से मेन मेमोरी में कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट। परंतु जब डाटा जा रहा है तो डाटा सॉलिड में जा रहा है, तो देखिए डाटा यहाँ से मेन मेमोरी में चला गया, अर्थमेटिक में चला गया, फिर अर्थमेटिक से वापस आ गया मेन मेमोरी में, फिर उसके बाद आपका आउटपुट में चला गया, यहीं से देखिए आपको जो है ऑक्सिलरी में चला गया, यहीं से जो है मेन मेमोरी में। इन सबको कंट्रोल करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट, और उसके लिए यहाँ कंट्रोल फ्लो को दर्शाया गया है। आई होप आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है। फोल्डर का मतलब आप समझ लीजिए कोई भी डाटा, अब डाटा बहुत सारा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन जो फाइल होती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या कैटेगराइज करने के लिए हम जो है कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं। और जब हम पहला फोल्डर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मुख्य फोल्डर, यानी कि उसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, या फिर उसको
रूट फोल्डर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म तो ये होगा नहीं, इंटरफेस भी होगा नहीं, रूट डायरेक्टरी हमने अभी देखे ये होगा। सब फोल्डर का मतलब होता है उस रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई फोल्डर बना रहा है तो उसे सब फोल्डर या जो है हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड डायरेक्टरी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन फोल्डर जिसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का उपयोग खास करके कहाँ उपयोग होता है, लाइनेक्स में या फिर डॉस में। तो इसके अंदर देखिए हमने फोल्डर बनाया तो रूट मतलब सब फोल्डर, ये भी सब फोल्डर कहलाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सब फोल्डर, क्योंकि इनके सामने एक रूट फोल्डर या रूट डायरेक्टरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम क्या है। अब CD रोम, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और रोम मतलब रीड ओनली, जो जिसमें से डाटा को हटाया नहीं जा सकता। तो ये जो है सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता, मेमोरी रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी रजिस्टर CPU के साथ में रहता है, स्टोरेज ये करता नहीं, सिर्फ प्रोसेसिंग के साथ में उपयोग होता है। चूंकि ये मैग्नेटिक डिस्क है नहीं, तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में CD रोम को जाना जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं सेमीकंडक्टर, आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, उसके बाद मेमोरी रजिस्टर आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, और मैग्नेटिक डिस्क जिसके अंतर्गत देखिए चुंबकीय डिस्क आप देख सकते हैं, और ये जो है CD रोम जो स्टोरेज डिवाइस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा HTML है क्या। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है लिंक वाला टेक्स्ट। क्या होता है, लिंक वाला, जिस पर क्लिक करो तो आप कहीं और पहुंच जाते हैं दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में पहुंच रहा है तो लिंकिंग वाला टेक्स्ट कहाँ उपयोग होगा, देखिए केवल जटिल प्लॉट रेखांकन में नहीं होगा, सूचना को जमा करने में नहीं होगा, समीकरण को हल करने में ये भी नहीं होगा, किसी वेब पेज को बनाने में। और सिंपल सी बात है, आप जब वेब पेज को खोलते हैं, मान लीजिए एक वेब पेज को खोले आपने, तो उस पर जब आप कोई लिंक को क्लिक करते हैं तो कहीं और पहुंचता है कि नहीं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है लिंक वाले टेक्स्ट पर काम करता है, यानी कि वेब पेज को बनाने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी वेब पेज को बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। चलिए हम यहाँ जो है HTML के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब HTML क्या है। तो HTML का मतलब मैंने यहाँ पे देखिए आपको बताया क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप का मतलब होता है जो लेफ्ट ब्रैकेट यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखा जाता है। तो देखिए जो है, जो कि टैग के फॉर्म में, इसमें कैसे लिखा जाता है, टैग के फॉर्म में लिखा जाता है और मार्कअप करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको HTML बोला जाता है स्टैंडर्ड रूप में। एक प्रकार से ये डॉक्यूमेंट बनाती है, परंतु जो डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र में दिखता है उसे हम बोलते हैं वेब पेज, और उसी डॉक्यूमेंट को बनाने का काम होता है इस HTML का। ठीक है, ये जो होता है एक प्रकार से देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को असिस्ट करता है। तो एक देखिए यहाँ CSS होती है। CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि HTML वेब पेज को फॉर्मेट करने का काम करती है। दूसरी होती है स्क्रिप्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको इसमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन देना है, यस नो, कोई आप क्लिक करें तो कोई एक्शन देना चाहते हैं, तो उस एक्शन के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है, जो कि एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद देखिए ऑफिशियल जो वर्जन है उसका HTML5 आप देख सकते हैं। और फाइल नेम इसका जब सेव करते हैं हम बनाने के लिए, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं नोटपैड या फिर अन्य जो टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पर, या फिर मैं और अच्छे से टेक्स्ट एडिटर आपको समझा दूंगा। ठीक, नोटपैड हो गया। नोटपैड में जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करना पड़ता है .html से या फिर .htm से। अगर आप इस प्रकार कोई फाइल को सेव करोगे नाम देकर डॉट लगाकर इस एक्सटेंशन से, तो वो बन जाएगी आपकी HTML फाइल, यानी कि उससे निर्माण क्या हो जाएगा, आपका वेब पेज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ यूज़ होगा, वो वेब ब्राउज़र में ही डिस्प्ले होगा। चलिए आगे देखते हैं। HTML को डेवलप करने का काम किया है WHATWG, यानी कि वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, जो है इसकी एक प्रकार से इसको बनाने का काम किया है। और ये एक प्रकार की कम्युनिटी और पीपल इंटरेस्टेड इन्वॉल्विंग जो है HTML एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये जो कम्युनिटी है, मतलब जो एक संस्था है, एक ग्रुप है एक प्रकार का, जो कि HTML और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप करने के लिए इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, कंटेंट बाय वेब ब्राउज़र, मतलब जो HTML है वो किस में दिखता है, वेब ब्राउज़र में दिखता है।
एक्सटेंडेड मतलब इसका पुराना वर्जन, HTML का पुराना वर्जन पूछे तो SGML यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, और इसका अपग्रेडेड वर्जन है। देखिए जो मतलब HTML बना है वो उसका पुराना वर्जन हो गया HTML, पर HTML का अपग्रेडेड वर्जन क्या है, XHTML। HTML का मतलब तो आपको पता है, X मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का पार्ट है XHTML। इनिशियल रिलीज़ 1993 में किया गया था और लेटेस्ट जो रिलीज़ है वो 2022 में। ठीक है, तो ये आप HTML के बारे में बेसिक चीज़ यहाँ पे जाने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा HTML क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अ कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ वेराइंग विड्थ और स्पेसिंग दैट आर कंप्यूटर रीडेबल इज नाउन। जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है कि लाइन जो होती है, मोटी लाइन, पतली लाइन, हाइट विड्थ में सेम, ऐसे इस प्रकार से अगर देख रहे हैं हम तो इस प्रकार की लाइन को बोलते क्या हैं। तो देखिए आस्की कोड तो होता है कोई कैरेक्टर है, मान लीजिए ए है तो ए का कोड जो हो गया 65, ठीक है, स्मॉल ए का कोड हो गया 97। इस प्रकार के कोड जो होते हैं वो कहलाते हैं आस्की कोड। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। मैग्नेटिक टेप कोड, देखिए मैग्नेटिक टेप कोड तो किसी प्रकार का होता नहीं, परंतु MICR आपने सुने होंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, जो कि चेक और DD में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इस रीडर से पढ़े जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन में आंसर में नहीं होगा। OCR स्कैनर भी नहीं होगा, क्योंकि OCR स्कैनर का मतलब होता है कोई फोटो है, पिक्चर जिसमें टेक्स्ट लिखे हुए है, उसको स्कैन करके पहले से बने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, उसे बोलते हैं OCR। अब बचा बार कोड, तो बार कोड इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए बार कोड क्या है। देखिए बार कोड ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं, मोटी पतली, एक निश्चित गैप नहीं होता है। तो ये जो होता है ये एक यूनिक चीज़ होती है, मतलब इसको स्कैन करने पर जो प्रोडक्ट है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, मॉल में गए होंगे तो मॉल में आप जब भी जाते तो इस कोड को स्कैन करके ही उसकी सारी डिटेल को मशीन पर फीड किया जाता है और उससे उसके पैसे लिए जाते हैं। तो ये कहलाता है बार कोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बार कोड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे बार कोड है, आस्की कोड है और QR कोड। इन तीनों कोड के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बार कोड। तो बार कोड क्या है, बार कोड किसी उत्पाद यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट। बार कोड क्या है, एक प्रोडक्ट के बारे में जो डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन है उसको लिखने का एक तरीका होता है। और जो बार कोड होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी को रखता है, जैसे कि उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस कंट्री में बना है, किस कंपनी ने उसको बनाया, इस सब जानकारी इस बार कोड में कंटेन की जाती है। और इसको एक बार स्कैन करके यानी कि बार कोड रीडर के माध्यम से स्कैन करके इसको पढ़ा जा सकता है। अपने मूल रूप में बार कोड के लिए समांतर रेखाओं एवं उनके बीच में अंतराल का उपयोग किया जाता है। इस विधि को बोलते हैं वन डायमेंशनल बार कोड कह सकते हैं। ठीक है, और बार कोड को ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जाता है, जिसे बार कोड रीडर बोला जाता है। तो देखिए बार कोड आपको दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो है QR कोड, बार कोड का ही जो अपग्रेडेड वर्जन हम बोल सकते हैं QR कोड, और इस पेमेंट को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, इन सभी के लिए QR कोड यहाँ जनरेट किया जाता है और उसी को स्कैन करके हम जो है पेमेंट कर देते हैं। तो QR कोड एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की जानकारी छुपी रहती है, इसको स्कैन करके जानकारी का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको स्कैन करे तो सामने वाले अकाउंट होल्डर का नाम और जो बाकी चीज़ें जो डिटेल हमको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही QR कोड में कोई खास टेक्स्ट, URL या फिर मोबाइल नंबर भी छुपाया जा सकता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये आप ध्यान में रखिए। इसको बनाने का उद्देश्य जो है ऐसा कोड का निर्माण करना जो कि सामान्य आंखों से पढ़ा ना जा सके, सिर्फ मशीन से पढ़ा जा सके। अब बार कोड जो हमने पढ़े उसी का अपग्रेडेड वर्जन हम बोल सकते हैं क्या, QR कोड। ये स्क्वायर बॉक्स की तरह होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और सबसे पहले जापान में विकसित किया गया था। और इसकी खासियत जो है बारकोड से ज़्यादा जानकारी रखी जा सकती है, साथ ही कंप्यूटर या कोई QR कोड स्कैनर इसे आसानी से समझ पाते हैं। अगला जो होता है आस्की कोड। आस्की का मतलब होता है, देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की का फुल फॉर्म है। आप इन जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा। यह एक ऐसा कोड है जो कि जो है कैरेक्टर को नंबर में रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल A है तो 65 में रिप्रेजेंट करेगा। इस कोड में जो है एक कैरेक्टर के लिए एक अलग से कोड तय किया जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। यह एक ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, यह कोड अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग बाइनरी कोड यानी कि 0-1 में बदल देता है। और इस कोड के अंदर लोअर केस अल्फ़ाबेट ABC, अपर केस ABC, 0 से 9, इन सब के लिए आस्की कोड यहाँ पे
तय होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल के लिए भी आस्की कोड तय होते हैं। आस्की कोड को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे हम आंसी बोलते हैं, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, अब कुछ आस्की कोड देख लीजिए, जैसे जीरो में कुछ नहीं है तो यहाँ ये वाले तो आपके ज़्यादा काम के नहीं, पर आप देखिए यहाँ पे 32 जो है वो स्पेस है, स्पेस के लिए 32 यहाँ आस्की कोड है। एक्सक्लेमेशन यानी कि जो विस्मय आदि बोधक है उसके लिए 33, डबल कोट के लिए 34। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर मान लो आपको कैपिटल ए की बात करें तो यहाँ पे 65 देखने को मिलेगा। अगर आप स्मॉल ए की बात करें तो यहाँ पे 97 देखने को मिलेगा। तो एक तरफ आपको कैरेक्टर दिख रहा है और एक तरफ आपको कोड दिख रहा है। तो आप इस टेबल को ध्यान से पॉज करके देख लीजिए एक बार, और इस टेबल को भी ध्यान से पॉज करके देख लीजिए। कभी आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार फंसे तो आप जो है उसमें नहीं फंसोगे। मतलब एक क्वेश्चन तो फंस सकता है पर आप नहीं फंसोगे, गारंटीड है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब ऐसी इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के टर्न ऑफ करने पर अपने कंटेंट को डिलीट कर देती है, यानी कि अपने डाटा को इरेज कर देती है। तो देखिए सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस है, इसका डाटा नहीं जाता। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये इसमें से रीड ओनली मेमोरी ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो बची रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है डाटा को इरेज कर देती है। कब? जब तक कंप्यूटर चालू है तभी तक डाटा इसमें रहता है, नहीं तो ये डाटा को अपने से हटा देती है। ठीक है, रैम बोलते हैं जिसे, प्राइमरी मेमोरी। ठीक, सीपीयू के अंतर्गत हम देख सकते हैं ये जो है। अगला जो क्वेश्चन है, लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरी नाम के साथ संशोधन का समय दिखाने, यानी कि मान लीजिए ये बात की जा रहा है फुल डिटेल, यानी कि फाइल को फुल डिटेल या फुल रूप में दिखाने के लिए जो ls कमांड है, ठीक है, डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाता है। तो उस कमांड के साथ में एक ऑप्शन भी उपयोग होते हैं। क्या होते हैं उपयोग? ऑप्शन भी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ls कमांड के साथ ऐसा कौन सा ऑप्शन हम प्रयोग करें जो कि फाइल और डायरेक्टरी को फुल डिटेल में दिखाने का काम करे। तो देखिए ए यहाँ पे नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? -L। -L जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लाइनेक्स के बारे में थोड़ी सी जो ls कमांड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस कमांड के माध्यम से, जो ls कमांड है उसके माध्यम से जो डायरेक्टरी होती है, यानी कि फोल्डर होते हैं, उसमें उपस्थित जो फाइल या डायरेक्टरी होती है उसकी लिस्ट देखने के लिए हम ls कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ls आप सिंपल ऑनलाइन ये जो कंपाइलर है आप देख सकते हैं। हालांकि आप लाइनेक्स आप डाउनलोड करोगे, लाइनेक्स इंस्टॉल होगा तो डॉलर के निशान के साथ आप ls, साथ में ऑप्शन, फिर फाइल या डायरेक्टरी का नाम आप लिख सकते हैं। ये सभी ऑप्शनल है, ये जो तीन चीज़ है ऑप्शनल है। बाकी ls जो है, ls से अगर हम जैसे एंटर करते हैं तो देखिए ls से main.sh इस प्रकार से दिखेगा, और ये जो है देखिए हेलो वर्ल्ड आप दिख रहा है। ठीक, हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। परंतु यदि हम ls के साथ में -L उपयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको जो कंप्लीट है, देखिए ये देखिए आपको कंप्लीट जो डिटेल है, देखिए डेट एंड टाइम के साथ में जो फाइल है main.sh है उसकी डिटेल यहाँ कंप्लीट दिख रही है। किसके माध्यम से? ls के साथ में हम -L नाम का ऑप्शन उपयोग करे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कंप्लीट डिटेल फाइल की। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर भी है। ठीक, आगे देखिए कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। तो ls के साथ में -A उपयोग करते हैं, तो इस ऑप्शन का उपयोग जो हिडन फाइल है उनको देखने के लिए किया जाता है। ls के साथ में -L उपयोग करते हैं तो फुल डिटेल देखने के लिए परमिशन मिलती है। ls के साथ में -LA उपयोग करते हैं तो ऑप्शन का उपयोग हिडन फाइल के साथ में सभी डिटेल देखने की परमिशन मिलती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ls के साथ में -R देखते हैं तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिलती है फाइल। उसके बाद ls के साथ कैपिटल S देखने को मिलते हैं, तो देखिए ये जो है फाइल को साइज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देता है। फिर ls के साथ T देखने को मिलता है डैश, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन, इस ऑप्शन का उपयोग फाइल के टाइम और डेट के अनुसार सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। आई होप आपको लाइनेक्स की ls कमांड समझ में आई होगी और इसके ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट जिसे हम बोलते हैं पैरेलल पोर्ट का उपयोग एक समय में कितने डाटा बिट्स को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम पैरेलल पोर्ट की बात करें तो पैरेलल पोर्ट में होती है 25 पिन। 25 पिन जो होती है 8 बिट डाटा को एक साथ ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 बिट। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है पैरेलल पोर्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो देखिए पैरेलल पोर्ट है क्या? पैरेलल पोर्ट जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेलल पोर्ट को DB25 के नाम से भी जाना जाता है। 25 इसलिए क्योंकि 25 पिन यहाँ पे होती है। देखिए नीचे आपको ये जगह में आपको पैरेलल पोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब
13 पिन देखने को मिलेगी और ऊपर वाले में जो है आपको कितनी मिलेगी 12। तो टोटल मिलाकर कितनी होगी 25। अब इनमें से हर एक पिन का काम जो होता है अलग अलग होता है, मतलब कुछ पिन का ग्रुप होता है, तो ये आपको अलग अलग देखने को मिलता है। और इस प्रकार की जो पिन देखने को मिलती है फीमेल है, फीमेल पैरेलल पिन देखने को मिलती है। मदरबोर्ड के पीछे आपको देखने को मिल जाएगी DB25 के नाम से जाना जाता है और आसानी से पहचान में आया जा सकता है। ये इसको पहचानने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये किस प्रकार की पिन है, फीमेल पिन है, फीमेल पैरेलल पिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 25 होल इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पैरेलल पोर्ट एक बाहरी इंटरफेस है जो कि मदरबोर्ड के साथ में जुड़ा रहता है अंदर से, और बाहरी मतलब बाहरी चीज़ जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, इनको कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर 1980 के दशक में इसकी शुरुआत से 2000 के दशक तक पीसी पर ये पाया जाता था, ठीक है। हालांकि आज की डेट में बहुत कम इसका उपयोग होता है। पेरिफेरल डिवाइस यानी कि जो बाहरी डिवाइस है, प्रिंटर है या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर, इनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि जो पैरेलल पोर्ट है उसको एक्वायर कर लिया है, यानी कि यूएसबी ने उसको अधिग्रहित कर लिया। ज़्यादातर काम किस में देखने मिलते हैं, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है पैरेलल के स्थान पर उपयोग किया जाने लगा है और एक छोटा कनेक्शन और काफ़ी डाटा ट्रांसफ़र तेज करता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट पुराने कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक हॉलमार्क है, आकार में बड़ा था, स्पीड में काफ़ी स्लो थी। एक स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट जो होता है कनेक्टर में मेटल कवर के चारों ओर, मतलब यहाँ पे हमको 25 पिन 2 पंक्ति में देखने को मिलता है। एक में 13 पिन देखने को मिलती है और दूसरे में 12, टोटल मिलाकर 25 देखने को मिलती है। और ये लगभग 1 इंच चौड़ाई में होता है। 1 इंच चौड़ाई मतलब लगभग इतना चौड़ा आपको देखने को मिलता है। इसमें केबल को रखने के लिए 2 स्क्रू इन कनेक्टर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए केबल को कनेक्ट करने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि कनेक्ट करके रखते हैं। प्रिंटर के लिए उपयोग किए जाने वाली पैरेलल पोर्ट केबल में अक्सर एक बड़ा मतलब 36 पिन सेंट्रोनिक 36 पिन कनेक्टर यहाँ जोड़ता है। और ओरिजिनल पैरेलल पोर्ट स्टैंडर्ड यूनिडायरेक्शनल था और अधिकतम जो है 150 kbps की गति से डाटा ट्रांसफ़र करता था। अब यहाँ देखिए जैसे प्रिंटर है अधिक एडवांस होते गए, कनेक्शन की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि यूनिडायरेक्शनल को बाई डायरेक्शनल में कन्वर्ट करे। तो बाई डायरेक्शनल में जो है हम देख सकते हैं अभी पैरेलल पोर्ट उपयोग नहीं होता है। तो पीसी के बजाय प्रिंट कमांड भेजने और प्रिंट जॉब के सफल होने की उम्मीद करते हुए बाई डायरेक्शनल कैपेसिटी ने प्रिंटर को पीसी पर संदेश, यानी कि देखिए जो पीसी है पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर में तो संदेश भेज देता था, परंतु उम्मीद ऐसी भी की जा रही थी कि प्रिंटर से अगर कोई फेल हो जाता जॉब तो यहाँ पे संदेश भेजे। तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल की ज़रूरत पड़ी और इसी के लिए यहाँ पे जो है हमको पैरेलल पोर्ट को हटाकर यूएसबी पोर्ट को यहाँ पे लाना पड़ा। अब देखिए रीड, प्रिंटिंग और कंप्लीट फास्ट ट्रांसमिशन स्पीड से जो है पैरेलल पोर्ट को अन्य उद्देश्यों के उपयोग करने में सक्षम किया गया, जैसे कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि iMega जिप ड्राइव। अब जो है प्रिंटर में आपको पैरेलल पोर्ट देखने को मिलते हैं, स्कैनर में, एक्सटर्नल ड्राइव में। इसके साथ ही आप देखिए जो 25 पिन आपको टोटल देखने को मिलती है पैरेलल पोर्ट में, उनमें से टोटल DB25 के नाम से जाना जाता है। तो 8 पिन जो होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती है, इनमें से 4 जो होती है आउटपुट कंट्रोल के लिए और 5 जो होती है इनपुट कंट्रोल के लिए और 8 जो होती है ग्राउंड में होती है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 25 आपको देखने को मिलती है पैरेलल पोर्ट में। आई होप आपको पैरेलल पोर्ट समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं आगे जो है आपको सीरियल पोर्ट के बारे में बताऊंगा और अन्य जो पोर्ट है जो कि नए मतलब जो न्यू लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देखने को मिलते हैं, उन सभी पोर्ट को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ब्लैंक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। तो देखिए कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन आपको देखने को मिलती है और 5 जनरेशन में ही आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। पहले में आपको वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता है, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और 5वें में एआई। तो देखिए दूसरे की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब पहले में उपयोग होता था, ये पहले में, ये दूसरे में, आईसी तीसरे में, बीएलएस आईसी जो होती है वो चौथे में जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था और यूएलएसएस आई जो है वो 5वें में उपयोग की जाती है, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपको इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, उसके बाद है फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड और फिफ्थ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो है हम आगे के क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं और जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको किस प्रकार पढ़ना है आगे, और उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।